कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सोमेन सेन ममता बनर्जी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं और वे चाहते हैं कि हाईकोर्ट के बाकी जज ठीक वही फैसला करें जैसे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी चाहती है। हद तो तब हो गई जब जस्टिस सोमेन सेन ने तो साथी जज को अपने चेंबर में बुलाकर फरमान जारी कर दिया, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करो, कोर्ट का लाइव स्ट्रीमिंग बंद करो। कलकत्ता हाई कोर्ट में हंगामा खड़ा हो गया। जज अभिजीत बंदोपाध्याय की तरफ से आदेश जारी, सोमेन सेन पर कई गंभीर आरोप लगे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि सेन पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। खास बात है कि स्कूल भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक के शामिल होने के आरोप हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने आदेश जारी किया जिसमें आरोप लगाया कि जस्टिस सेन ने जस्टिस अमृता सिन्हा को अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आदेश जारी नहीं करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि जस्टिस सिन्हा ने उन्हें फोन पर जानकारी दी है। जस्टिस सेन ने शीतकालीन अवकाश से पहले चैम्बर में आने के लिए कहा था। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि मुझे जस्टिस अमृता सिन्हा ने कुछ दिन पहले बताया था कि जस्टिस सोमेन ने अवकाश के आखिरी दिन चैम्बर में बुलाया था। उन्होंने एक नेता की तरह जस्टिस सिन्हा को 3 आदेश दिए। पहला, अभिषेक बनर्जी एक राजनेता हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, जस्टिस अमृता सिन्हा की अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग बंद की जाएगी। तीसरा, जस्टिस अमृता सिन्हा के सामने पेश 2 रिट याचिकाओं को खारिज किया जाएगा जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल है। खबर है कि जस्टिस सिन्हा ने इसकी जानकारी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दे दी है। कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भी इसके संबंध में जानकारी दे दी गई है। खास बात यह कि स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़ी कई याचिकाओं पर जस्टिस सिन्हा सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जज ने प्रवर्तन निदेशालय को आदेश भी जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घोटाले में बनर्जी की भूमिका की ठीक तरह से जांच की जाए। जस्टिस गंगोपाध्याय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि जस्टिस सेन साफ तौर पर राज्य में किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो ऐसे आदेशों को दोबारा जांच के लिए भेजा जाए जिसमें राज्य शामिल है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2021 में ओडिशा हाईकोर्ट में तबादले के लिए जस्टिस सेन के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन इसके बाद भी कलकत्ता हाईकोर्ट में बने रहे। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो उन्हें ऐसे ट्रांसफर से बचा रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के आदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है जबकि अन्य माननीय जजेस का उसी सिफारिश पर तबादला कर दिया जा रहा है। उन्होंने CJI चंद्रचूड़ से इस मामले की जांच के लिए अनुरोध किया है। लोकसभा चुनावों से पहले 2 महीने में 4 विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। वजह यह कि बीजेपी ने लोकसभा की सारी सीटों को जीतने का जो पैमाना तय किया उस दिशा में वो तेजी से बढ़ती जा रही है और ये दोनों विपक्षी पार्टियां अपने को ठीक से एकजुट भी नहीं रख पा रही। 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में वडोदरा जिले के वाघोडिया सीट से निर्दलीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपा। वाघेला के इस्तीफा देने के बाद राज्य विधानसभा में खाली सीटों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में पहला इस्तीफा आम आदमी पार्टी के विधायक रहे भूपत भयाणी का हुआ था। इसके बाद कांग्रेस के विधायक चिराग पटेल और फिर CJ चावड़ा ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। विधानसभा की सदस्यता छोड़ने वाले इन विधायकों के आने वाले दिनों में बीजेपी शामिल होने की उम्मीद है। धर्मेंद्र सिंह वाघेला वडोदरा की वाघोडिया सीट से बीजेपी के बाहुबली विधायक मधु श्रीवास्तव को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। मधु श्रीवास्तव का टिकट काट दिया था। इसके बाद वे निर्दलीय लड़े। धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने मधु के साथ बीजेपी उम्मीदवार को हराया। चुनाव के बाद समर्थन देने का ऐलान किया। बीजेपी के कार्यक्रम में लगातार मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। राज्य में विधायकों के इस्तीफों के बाद खाली हुई सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव कराए जाने की उम्मीद है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उपचुनाव में वाघेला बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद वाघेला ने कहा कि उनके फैसले का मकसद देश में राम राज्य कायम करने के प्रयासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करना है। वाघेला ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद बात करते हुए कहा, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया। मैंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि मैं देश में राम राज्य स्थापित करने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के हाथों को मजबूत करना चाहता हूं। उन्होंने जल्द ही एक बार फिर से भाजपा में जाने की अपनी योजना के बारे में संकेत दिए। वाघेला ने यह भी साफ करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल की ओर से उन्हें किसी खास और बड़े पद का वादा नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी करेंगे। बात
सिर्फ वक्त की है। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे हैं। उन्होंने तोड़-फोड़ और गठजोड़ की सियासत तेज कर दी है। लालू यादव ने जीतन राम मांझी को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी को एकमात्र विधायक और एक निर्दलीय विधायक से समर्थन के लिए संपर्क किया। उनकी नजर जेडीयू के कुछ विधायकों पर भी है, जिनसे इस्तीफा दिलवा मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरह कर वे संख्या बल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। बिहार की सियासत के दो ध्रुव आरजेडी और बीजेपी हैं। खींचतान इन दोनों ही पार्टियों के बीच है और इन दोनों के बीच नीतीश कुमार लालू यादव की गतिविधियों से भी इस बात के संकेत हैं कि अगर नीतीश कुमार जरा भी चुके तो उनका करियर खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हैं, जिनकी भूमिका अहम साबित होगी। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए किसी भी गठबंधन के 122 का आंकड़ा चाहिए और इस वक्त विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास 79 सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को अलग कर दिया जाए तो भी महागठबंधन के पास 144 सीटें बचेंगी। कांग्रेस की 19, माकपा माले की 12, भाकपा की 2 और माकपा के पास 1 सीट है। उसके साथ एक निर्दलीय विधायक भी हैं। इन सभी का योग 114 होता है। राजद को राज्य में सरकार बनाने के लिए केवल 8 अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत है। राज्य विधानसभा में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास 78 विधायक हैं। जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं। नीतीश की पार्टी जदयू के पास 45 सीटें हैं। वैसे तो भाजपा और जदयू मिलकर आसानी से स्पष्ट बहुमत को पार कर लेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 1 विधायक हैं। राज्य में 4 विधायकों वाली हम पार्टी के जीतन राम मांझी की भूमिका काफी अहम हो सकती है, इसलिए आरजेडी ने उन्हें बड़ा ऑफर दे दिया है। ऐसे में उनके पाला बदलने से कोई इनकार नहीं कर सकता। वह लालू और नीतीश के पुराने करीबी रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी सरकार के साथ साथ अपनी पार्टी को बचाने में जुटे हैं। उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 2 फाड़ है। उसका एक मजबूत धड़ा भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहता है, तो दूसरा लालू यादव के साथ गठबंधन निभाने की बात कर रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। जदयू के 16 सांसद राजद के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते थे। जानकारों का कहना है कि इनमें से अधिकतर सांसद एक बार फिर भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस समय नीतीश के सामने अपनी पार्टी को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आरजेडी जेडीयू के कुछ विधायकों को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाती है तो बिहार की राजनीति में नीतीश लालू के दौर का भी अंत हो जाएगा। नियमानुसार जदयू को तोड़ने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है। जदयू के भीतर इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का अलग गुट बनाना मुश्किल है। ऐसे में अगर लालू तेजस्वी जदयू के कुछ विधायकों का इस्तीफा दिलवा दें तो स्थिति बदल सकती है। देश की राजनीति में हाल के वर्षों में हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार बनी शिवराज सिंह की सरकार इसका उदाहरण है। कर्नाटक में भी कांग्रेस जेडीएस की सरकार भी इसी तरह गिरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों पूरे फॉर्म में हैं। डीएमके यानी डी फॉर डेंगू, एम फॉर मलेरिया और के फॉर कोड मतलब बताने के बाद उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे अपनी गलती सुधारने की सलाह दे डाली। प्रियंका वाड्रा को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 22 जनवरी को श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के अयोध्या न जाने को लेकर फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, इसीलिए कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं को अयोध्या के राम मंदिर जाना चाहिए था। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है और यदि निमंत्रण आए तो यह मनुष्य का सौभाग्य होता है। अपनी पार्टी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अयोध्या में राम के नाम की गंगा बह रही थी, इसमें सबको डुबकी लगाने जाना चाहिए था। जो नहीं गए उन्हें अयोध्या जाना चाहिए और अपनी गलती को सुधारना चाहिए। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है। वह महात्मा गांधी जिनकी सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से हुआ करती थी, तो वह कांग्रेस जो महात्मा गांधी की पार्टी है वह राम विरोधी हो ही नहीं सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो महात्मा गांधी के रास्ते से हटकर कांग्रेस को वामपंथी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस नेतृत्व को इन लोगों से बचना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस की तैयारियों पर चर्चा की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को जब से कांग्रेस आलाकमान ने ठुकराया है, आचार्य प्रमोद कृष्णम तब से ही लगातार पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं।
कांग्रेस का अयोध्या न जाना प्रमोद कृष्णम की नाराजगी की वजह है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री न होते तो ये फैसला न हो पाता और यह मंदिर नहीं बन पाता। मैं राम मंदिर के निर्माण और इसके प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहता हूं। बिहार में जो सियासी हंगामा मचा हुआ है उसके मूल में कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस पहले ही नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बना देती और सीट शेयरिंग जल्दी से करती तो उसे ये दिन बिहार में नहीं देखने पड़ते और न बंगाल में। लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस ने जो हासिल किया था वो खुद ही अपने हाथों से लुटा दिया। यही वजह है कि अपनी यात्रा छोड़ राहुल गांधी दौड़े दौड़े दिल्ली आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को फोन किया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार न तो खड़गे से बात कर रहे हैं और न ही लालू यादव से। इन नेताओं ने कई बार कोशिश की पर बात नहीं हुई। कांग्रेस की चिंता इसलिए भी है कि बिहार की महागठबंधन सरकार में वह भी पार्टनर है। भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर जिस तरह देश भर के हिंदुओं में एक नई लहर पैदा की है उससे विपक्षी गठबंधन की चिंता स्वाभाविक है। सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के जरिए नया पार होना मुश्किल है। नीतीश की राह अगर इंडी अलायंस से अलग होती तो इसका कितना और कैसा प्रभाव होगा, कांग्रेस का मंथन इसी पर होना है। बिहार में नीतीश के अलग होने पर समीकरण का अंदाजा तो सभी को है। दूसरी तरफ लालू यादव भी बहुमत से दूर नहीं है और नीतीश कुमार के पास अब सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला यह कि नीतीश कुमार असेंबली भंग कर दे और लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। दूसरी संभावना यह है कि विधानसभा की बाकी बची अवधि के लिए भाजपा के साथ नीतीश सरकार बनाए पर सीएम बीजेपी का ही हो और नीतीश केंद्र में मंत्री बन जाए। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ और उन्हें समर्थन देने को तो पहले से ही तैयार है, लेकिन सीएम बनाए रखने पर सहमत नहीं है। ऐसा करने पर उसे अपने कोर वोटरों में कंफ्यूजन पैदा होने का खतरा है। बस यही एक बिंदु है जिसकी वजह से घोषणा होने में विलंब हो रहा है। भाजपा और जेडीयू के बीच मंथन की मूल वजह यही है। भाजपा का दूसरा प्रस्ताव यह है कि नीतीश कुमार असेंबली भंग कर चुनाव का मार्ग साफ प्रशस्त करें और भाजपा जेडीयू मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़े। अब नीतीश को भाजपा के इन दोनों प्रस्तावों में किसी एक का चयन करना है। नीतीश कह चुके हैं कि वे कोई भी फैसला राज्य हित में लेंगे। बिहार के लिए उनकी दो ही दीर्घकालिक मांगे रही हैं। पहला यह कि समाजवादी नेता और बिहार के भूतपूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, जिसे भाजपा ने उनकी 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर पूरी कर दी है। दूसरी मांग बिहार को विशेष दर्जा देने की रही है। भाजपा इसके लिए बिहार को बड़ा पैकेज देने को तैयार है। संभवतः प्रधानमंत्री अपनी बिहार यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की मौजूदगी में इसकी घोषणा कर सकते हैं। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार को इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने दे दी है। इस बार पीएम के बिहार दौरे में नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मंच भी साझा करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद नीतीश कुमार अपने निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच भाजपा से चल रही उनकी बात भी किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। उन्हें इस बात का भी भय है कि ज्यादा विलंब करने पर आरजेडी उनके विधायकों को तोड़ सकता है। पटना से ही शुरू हुई विपक्षी एकता की कहानी का अंत अब पटना में होने जा रहा है। विपक्षी इंडी गठबंधन अब महज यूपीए भर रह गया है। करीब 6 महीने की मेहनत और एक के बाद एक कर 5 बैठकों का अंत इस तरह से होगा, कांग्रेस ने ऐसा सोचा नहीं था। पटना से इस बात के साफ संकेत हैं कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त यह कह सकते हैं कि रोटी पलट गई। इसी वजह से कांग्रेस अब तक चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन अब उसका भी धैर्य जवाब देने लगा। तो कांग्रेस ने नीतीश कुमार को कहा कि उन्हें यह क्लियर करना चाहिए कि वे इस तरफ हैं या उस तरफ। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है इसे नीतीश कुमार को ही आकर क्लियर करना पड़ेगा। इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होता है। यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लियर करें। बंगाल में ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि वे बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। नीतीश जी ने ही इंडिया की शुरुआत की थी। नीतीश जी इन तमाम बातों को साफ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनकी पार्टी पर शक जाता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक प्रमुख चेहरा है और एक बार फिर उनके पलटी मारने की खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। दोनों ही तरफ से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन मामला क्लियर होता नहीं दिख रहा क्योंकि किसी ने खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इतना जरूर कहा कि अभी इंतजार करना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व सही फैसला करेगा। जेडीयू के एनडीए में शामिल होने की खबरों को बल उस समय और मिला जब बिहार में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल की तरफ से आयोजित हाई टी में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। इसके बारे में जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा जो नहीं आया वही बता सकता है कि वो क्यों नहीं आया। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें तो पहले से ही इस बात का एहसास था कि अगर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन ताश के पत्तों की तरह धस जाएगा। बिहार में खेला होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं। दूसरी तरफ लालू यादव ने जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में जेल की हवा खा रहे मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लोकायुक्त ने क्लासरूम घोटाला मामले में दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। बेहतर शिक्षा देने के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 लाख के क्लासरूम को बनवाने के लिए 33 लाख रुपए का टेंडर दिया। इतना ही नहीं, 1241 टॉयलेट्स को भी क्लासरूम बताया गया। बड़ी बात यह कि इस घोटाले में वही कंपनी बब्बर एंड बब्बर है जिसने केजरीवाल के लिए शीश महल बनाया। लोकायुक्त की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी में बेचैनी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस आपने दिल्ली की जनता को बहुत सारे सपने दिखाए, वो सपनों के बहाने भोली भाली जनता को लूट रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तमाम घोटाले के बाद भी आम आदमी पार्टी बाज नहीं आ रही, एक के बाद एक घोटाला करती आ रही है। तिवारी ने कहा कि लोकायुक्त में केस पर सुनवाई हुई, लोकायुक्त की ऑडियो रिपोर्ट्स मांगी गई, उनका फैसला आया। उस फैसले की कुछ प्रतियां हमारे पास हैं, जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का नाम है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कमरा 5 लाख में बन सकता था, 33 लाख में उठा रहे थे। तब लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन जब जांच बैठी तो खुलासा हुआ कि 5 लाख का कमरा 33 लाख रुपए में बना। 2018 में बीजेपी सांसद ने इस मामले को उठाया था। उसके बाद सतर्कता निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि सरकारी स्कूल्स में गत वर्षों के दौरान जो अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हुआ है, उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। असल में अप्रैल 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को दिल्ली के 193 सरकारी स्कूल्स में 2405 एक्स्ट्रा क्लासरूम्स बनाने का निर्देश दिया था। विजिलेंस ने क्लासरूम बनाने की जरूरत का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। इसके आधार पर 194 स्कूल्स में 7180 इक्विवेलेंट क्लासरूम्स बनाए जाने का अनुमान लगाया, जो 2405 क्लासेस के मुकाबले 3 गुना था। सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 को एक रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में हुए भ्रष्टाचार को बताया। विभाग ने रिपोर्ट भेजकर विजिलेंस विभाग से जवाब मांगा था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर जांच रिपोर्ट देने को कहा। विभाग ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया गया कि टेंडर प्रोसेस में उलटफेर करने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ, साथ ही कई निजी लोगों का रोल भी उजागर किया। रिपोर्ट में कहा गया बेहतर सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर 205 करोड़ रुपए 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया गया। गैर संवैधानिक एजेंसी व्यक्ति और जैसे मैसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे और अधिकारियों के लिए नियम और शर्तें बना रहे थे। पूरा प्रशासन इन नियमों का पालन करवा रहा था। सीवीसी को 25 अगस्त 2019 को क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार और लागत बढ़ाने की शिकायत मिली थी। बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार ने बिना टेंडर 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी भी दे दी है। साथ ही कहा कि जीएफआर सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का जमकर उल्लंघन करते हुए घटिया क्वालिटी का अधूरा काम किया। इस प्रोजेक्ट के लिए 989 करोड़ 26 लाख रुपए दिए गए थे। टेंडर वैल्यू 860 करोड़ 63 लाख रुपए थी। प्रोजेक्ट में कुल 1315 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। कोई नया टेंडर दिए बिना एक्स्ट्रा काम किया जा रहा था। इससे कॉस्ट 326 करोड़ 25 लाख रुपए तक बढ़ गई, जो टेंडर के लिए सैंक्शन अमाउंट में से 53% ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 194 स्कूल्स में 160 टॉयलेट्स बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च करके 1214 टॉयलेट्स बनाए गए। दिल्ली सरकार ने इन टॉयलेट्स को क्लासरूम बताया और 141 स्कूल्स में केवल 4027 क्लासरूम ही बनाए गए।